एमए उत्तरार्ध भाषा विज्ञान के पेपर में एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को आज भाषा के विविध रूपों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप भाषा की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां आदि से संबंधित विभिन्न जानकारियों को आप पिछले व्याख्यानों में प्राप्त करते आ रहे हैं। आज हम भाषा के विविध रूपों के विषय में जानकारी लेंगे। वस्तुतः जितने व्यक्ति होते हैं उतनी ही भाषाएं होती हैं। कारण ये होता है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बोलने का एक ढंग नहीं होता है। हर व्यक्ति समय के अनुसार भी अलग अलग बोलता है। जैसे कि हम अंधकार में किसी की भी वाणी को सुन करके पहचान लेते हैं। यह अंतर केवल बोलने के ढंग से ही नहीं, उच्चारण, शब्द भंडार और यहाँ तक कि वाक्य विन्यास में भी देख सकते हैं। कहने को भाषा एक ही है, मान लीजिए हिंदी है, लेकिन फिर भी जो उसकी प्रयोक्ता हैं उनमें भिन्नता होती है, बहुत अधिक भिन्नता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा दूसरे भाषा से भिन्न है और इस तथ्य को हम ध्यान में रखें तो भाषा के अनंत भेद माने जाएंगे। एक दृष्टि से यह सही भी है, किंतु सामाजिक दृष्टि से विचार न करना दृष्टि की एकांगिता का द्योतक होगा। वक्ता के भेद से भाषा के अनेक रूप हो सकते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति की सत्ता निरपेक्ष नहीं होती, उसी प्रकार भाषा की सत्ता भी निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष से तात्पर्य वो समाज से परे नहीं है, तटस्थ नहीं है। एक व्यक्ति की जो शिक्षा है, उसकी संस्कृति है, व्यवसाय है, वातावरण है, पर्यावरण है, उसके आधार पर, उसकी स्थिति में, उसके संस्कारों पर और उसके भाषा के प्रयोग पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। एक डॉक्टर की भाषा एक इंजीनियर की भाषा से अलग होगी। एक मजदूर की भाषा एक पढ़े लिखे व्यक्ति से भाषा से भिन्न होगी। तो निष्कर्ष ये है कि भाषा में के विभिन्न रूप होते हैं। भाषा के उपयुक्त पृथकता के कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी कुछ होते हैं, यथा इतिहास के आधार पर भाषा के भेद, भूगोल के आधार पर, राजनीति और आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के आधार पर भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो भाषा के भेद में हम सबसे पहला देखते हैं परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित अर्थात मानक भाषा, स्टैंडर्ड भाषा, जिसका एक सरकार के द्वारा एक मानकीकरण रूप, जिसकी शब्दावली का, व्याकरण के नियमों का एक रूप स्थिर कर दिया गया है, वो आदर्श भाषा होती है। भाषा का ये आदर्श रूप है जिसमें एक बृहत्तर समुदाय के विचार विनिमय का, शिक्षा का माध्यम बनती है। शासन, साहित्य रचना के लिए, समाचार पत्र के लिए उसका स्वरूप निर्धारित कर दिया जाता है। उस भाषा को, भाषा के उस स्वरूप को परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी आदि भाषाएं इसी परिनिष्ठित भाषा की श्रेणी में आती हैं। हम हिंदी को परिनिष्ठित भाषा कह सकते हैं, लेकिन हिंदी की बोलियों को नहीं कह सकते। भाषा के इस रूप को मानक भी कहते हैं। मानक भाषा, आदर्श भाषा या परिनिष्ठित, जो अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द का रूपांतर है। भाषा का अगला रूप है विभाषा या बोली। एक परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत अनेक विभाषाएं या बोलियां हुआ करती है। भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग में जो अंतर पड़ता है, उसी के आधार पर भाषा का निर्माण होता है। अर्थात एक स्थान विशेष में जो भाषा के प्रयोग में अंतर आ जाता है, उन अंतरों के आधार पर ही भाषा भी भिन्न हो जाया करती है, बोली भिन्न हो जाया करती है। ऐसी स्थिति में भाषा की एक रूपता को कायम कर पाना प्राय कठिन हो जाता है। स्वभावतः एक भाषा में भी कुछ दूरी पर ही हमें भेद दिखाई देने लगते हैं। यह स्थानीय भेद मुख्यतः भौगोलिक कारणों से प्रेरित होते हैं। एक स्थान विशेष, एक भूगोल विशेष, एक निश्चित दायरे में जो भाषा बोली जाती है, वो किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। अर्थात जो भौगोलिक कारण होते हैं, वो इन विभाषाओं के या बोलने के बहुत बड़े प्रेरक कारक होते हैं। विभाषाओं का यही सृजन बनता है
आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप हिंदी की बोलियों के नामों से भली भांति परिचित होंगे, जैसे खड़ी बोली है, ब्रज है, भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मगही आदि। ये क्या है? विभाषाएं हैं या बोलियां हैं। जैसे खड़ी बोली में कहा जाता है मैं जाता हूँ। ब्रज भाषा में इसी को कहा गया जात हो। भोजपुरी में कहा जाएगा जात हुई और मगही में ही कहा जाएगा जा ही। अब इन चारों वाक्यों को देखने से विभाषा का रूप स्पष्ट हो जाता है। स्थान भेद के कारण जो जाना क्रिया है वो विभिन्न रूप धारण कर लेती है और भाषा में भिन्नता, बोली में भिन्नता आ जाती है। यद्यपि ये भिन्नता इतनी अधिक नहीं है कि परस्पर समझ में ना आए। बोधगम्यता को रखते हुए, बोधगम्यता अर्थात हमें जो बोला या लिखा गया है विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न बोलियों में, वो हम ग्रहण कर लेते हैं, समझ पाते हैं, उसे बोधगम्यता कहते हैं। और ये बोधगम्यता को रखते हुए स्थानीय भाषा के इस भेद को विभाषा कहा जाता है, अर्थात बोली कहा जाता है। और जब ये अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है, समझ में ही नहीं आए, तो वो विभाषा नहीं रहती है, एक दूसरी भाषा बन जाती है, भाषा का भेद बन जाता है। अर्थात जैसे जाता है को आई गो कहा जाए तो वो दोनों में कोई संबंध ही नहीं रह जाता, एक अंग्रेजी का हो गया और एक हिंदी का हो गया है। विद्यार्थियों, भाषा का तीसरा रूप है अपभाषा, स्लैंग लैंग्वेज जिसे कहते हैं। भाषा में ही जब सामाजिक दृष्टि से ऐसे प्रयोग आ जाते हैं जो शिष्ट रुचि को अग्राह्य प्रतीत होते हैं। अग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं होते, प्रयोग करने नहीं योग्य होते, पढ़े लिखे शिष्ट समाज के द्वारा उसको अपभाषा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे स्लैंग कहते हैं। अपभाषा में क्या होता है? शास्त्रीय आदर्शों की उपेक्षा की जाती है, यथा शुद्धता, अश्लीलता आदि का उसमें आग्रह रहता है और अपभाषा में इनका प्रयोग होता है। दूसरा है कि शब्दों के निर्माण में सिद्धांतों की भी उपेक्षा की जाती है, बिना किसी व्याकरणिक नियमों के को ध्यान में रखते अपभाषा में शब्द गढ़ लिए जाते हैं, अर्थात जैसे टंडेल, अगड़, धत्त आदि, ये किसी नियमों से सिद्ध नहीं है। अपभाषा में एक और प्रवृत्ति देखने में आती है कि इसमें अर्थों का विस्तार दिखता है। जैसे सामान्य भाषा में जो रूप प्रचलित होता है उससे कुछ हीन या अपकर्ष रूप उसका सामने आ जाता है। जैसे हजामत बनाई तो इसको मैंने उसकी अच्छी हजामत बनाई या मरम्मत की, तो ये हो गया मार पिटाई के लिए प्रयोग में आ गया। जो इसका अभिधेयात्मक अर्थ है वो यहाँ हीन अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मक्खन लगाना, अब हम इसका साधारण अर्थ मक्खन लगाना न लेकर के क्या कर देंगे, मक्खन लगा दिया, अर्थात चापलूसी की, तो यहाँ पर ये भाषा का अपभाषा रूप बन जाता है। और एक जो विभिन्न सामाजिक वर्ग होते हैं, कुछ विशेष श्रेणियाँ होती हैं, अनपढ़ है या वर्ग विशेष या समाज विशेष में एक आयु वर्ग के व्यक्तियों में भी इसकी लोकप्रियता को हम अपभाषा को देख सकते हैं। यथा जो शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व होते हैं और जो लोक मर्यादा आदि को, शिष्ट रुचि को ध्यान में नहीं रखते या जानबूझ करके जिनकी उपेक्षा की जाती है, वहाँ हम अपभाषा का प्रयोग या स्लैंग का प्रयोग देख सकते हैं। विद्यार्थियों, कहने की आवश्यकता नहीं है कि नवीनता, विनोद, उच्छृंखलता, संस्कारहीनता आदि कारण अपभाषा के प्रेरक हुआ करते हैं। व्यक्ति कभी कभी हास परिहास में या विनोद के रूप में भी इसका प्रयोग कर लेता है। अब हम चौथे रूप में भाषा का एक विशिष्ट या व्यावसायिक भाषा रूप हम देखते हैं कि जैसे व्यक्ति जो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके उसे एक विशिष्ट स्थिति होती है। समाज में उसकी कोई ना कोई स्थिति होती है, वह कोई ना कोई काम किया करता है, वह कोई व्यवसाय कर सकता है, वह किसान, लोहार, बढ़ई, जुलाहा, दर्जी, शिक्षक, डॉक्टर, वकील कुछ भी हो सकता है। और उसकी जो शब्दावली होती है वो इन सभी व्यवसाय के अनुसार होती है, अर्थात एक डॉक्टर की भाषा वकील की भाषा से अलग होगी,
एक किसान की भाषा एक लोहार की भाषा से भिन्न होगी। तो ये जो शब्दावली है ये ठीक वैसी ही पारिभाषिक या प्राविधिक शब्दावली मान सकते हैं, जैसे साहित्य, दर्शन, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान या भौतिकी, रसायनिकी आदि में किसी भी व्यवसाय विशेष में आती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप BA पार्ट सेकंड में प्रयोजन मूलक हिंदी में इस प्रयोजन परक भाषा का अध्ययन कर चुके होंगे, तो आप भाषा के इस रूप से अवश्य ही परिचित होंगे। जैसे कबीर जाति से जुलाहा थे, तो उनकी कविताओं में ऐसी अनायास ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए जो जुलाहा व्यवसाय से संबंधित है। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। ताना, भरनी, तार आदि ये शब्द कबीर जुलाहे थे, इसीलिए उनकी कविताओं में भी स्वाभाविक रूप से आ गए। हमें यही शब्द सूर, तुलसी या बिहारी की रचनाओं में नहीं मिलेंगे। तो ये व्यवसाय से संबंधित भाषा हुई। इसी तरह भारतीय कचहरियों में देखें तो वहाँ भाषा की एक अलग ही छवि देखने को मिलेगी। वहाँ अरबी फारसी शब्दों की अधिकता पाई जाती है। एक दर्जी की शब्दावली भिन्न होगी, एक कृषक की शब्दावली अलग होगी। तो ये उनका व्यावसायिक दृष्टि से इसका प्रयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है। विद्यार्थियों, भाषा का एक रूप है कूट भाषा, कोड लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। हम देखते हैं कि भाषा हमारे विचारों को, अपनी बात को एक दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। भाषा का प्रयोग अभिव्यंजना के लिए होता है, लेकिन एक और भाषा है जिसका उपयोग कूट भाषा के रूप में होता है। संसार में जितना भी मिथ्या भाषण होता है वो सब किसी न किसी बात को छुपाने के लिए होता है, छुपाना ही उसका उद्देश्य होता है। तो किसी बात को छिपाने के लिए कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में जहाँ बौद्धता अभिष्ट होती है, अर्थात जो कहा जाए वही अर्थ ग्रहण किया जाए, लेकिन कूट भाषा में अबोध्यता अर्थात कोई उसको समझ नहीं पाए, जिस वर्ग विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए जिसका प्रयोग किया गया है वही उसको समझ सके, ये कूट भाषा की विशेषता होती है। कूट भाषा के दो प्रयोग होते हैं। कूट अर्थात एक कोड विशेष में बनाई जाए, पहला उसका प्रयोजन होता है मनोरंजन और दूसरा उसका अर्थ होता है गोपन। कविताओं में कभी कभी कूट भाषा का प्रयोग हुआ है, वो जैसे सूर आदि के दृष्टिकूट पद होते थे उनमें ऐसा हुआ है, लेकिन वो मनोरंजन के लिए हुआ है। लेकिन कभी कभी बालक भी शब्दों को परिहासवश उलट कर दिया करते हैं, जैसे रोटी मांगते समय वो कहते हैं टीरो, पानी को नीपा, अपना ऐसा करते हुए वो मनोरंजन करते हैं या बौद्धिक उत्कर्ष निभाते हैं। लेकिन जो अपराधी, चोर, गुप्तचर आदि भी अपने किसी विशेष उद्देश्य को अपने साथी तक प्रेषित करने के लिए कूट भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जेल को कुछ लोग चोर आदि ससुराल कहते हैं, तो ये उनका अपना अपना उद्देश्य उससे अभिष्ट हो जाता है। विद्यार्थियों, कूट भाषा का प्रयोग हम कई रूपों में देखते हैं। व्यापक रूप से सांकेतिक रूप में इसका प्रयोग भी होता है और एक दूसरे तक वो अपनी बात पहुंचाते हैं। सेना आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी भाषा है, एक और भाषा का रूप है कृत्रिम भाषा। कृत्रिम भाषा उसे कहते हैं जो स्वाभाविक रूप से बनी नहीं है, विकसित नहीं हुई है, बल्कि उसको बनाया गया है। संसार में बहुत अधिक भाषाएं हैं और हर व्यक्ति की एक सोचने, समझने और सीखने की क्षमता होती है। हम सभी भाषाएं जान नहीं सकते और दूसरों के साथ वार्तालाप करने में, वैचारिक आदान प्रदान में, व्यापार वाणिज्य में बहुत अधिक असुविधा होती है। तो जो ये भाषा भेद जनित असुविधा है उसको दूर करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए एक कृत्रिम भाषा का निर्माण करना उद्देश्य रखा गया और ऐसी एक भाषा गढ़ी गई। विगत कई शताब्दियों पूर्व कुछ भाषाएं बनाई गई, मतलब भाषाएं कृत्रिम रूप से निर्मित की गई कि हम एक सामान्यतः विश्व की एक ऐसी भाषा हो जो कुछ हद तक हम एक दूसरे के विचारों को और विचारे का आदान प्रदान किया जा सके या व्यापार वाणिज्य का एक सामान्य व्यवहार हम कर सकें।
तो उनमें से अधिकांश भाषाएं तो मृत हो गई हैं, लेकिन आज एक कृत्रिम भाषा के रूप में जो विद्यमान है उसका नाम है एस्पेरांतो। एस्पेरांतो संसार में एस्पेरांतो भाषा प्रयोग करने वालों की संख्या 80 लाख से अधिक बताई जाती है और यूरोप के कुछ लोग इस भाषा को ध्यान से सीखते भी हैं, शौक से सीखते भी हैं। विद्यार्थियों, ये बड़ी विचित्र बात है कि भाषा गढ़ी गई है। कृत्रिम भाषा का उद्देश्य बहुत ऊंचा है कि अनेक लोगों को जो कठिनाइयाँ होती है विश्व समुदाय में, भाषा भेद जनित कठिनाइयाँ मिट जाए और मनुष्य के बीच जो दीवार खड़ी है भाषा भेद, वो समाप्त हो जाए। लेकिन ये लक्ष्य जितना ऊंचा है उतना ही दुष्कर भी है। कृत्रिम भाषा को अपनाने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आई है, क्योंकि कृत्रिम भाषा की अपनी एक सीमा है। जो कृत्रिम भाषा काम चलाऊ हो सकती है, बहुत अधिक गंभीर विषयों में आलोचना प्रत्यालोचना या साहित्य का निर्माण करने में या गहनता से किसी विषय पर विचार करने के काम नहीं आ सकती है। भाषा का एक अंतिम रूप और है जिसे मिश्रित भाषा भी कह सकते हैं। हल्के फुल्के के व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक स्थानों पर मिश्रित भाषा का उपयोग होता है। उदाहरण स्वरूप पिजिन इसका एक उदाहरण कहा जा सकता है। पिजिन इंग्लिश, इसका प्रयोग चीन में होता है। पिजिन इंग्लिश अर्थात कहने को ये अंग्रेजी है, लेकिन चीन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता ये है विद्यार्थियों कि पिजिन इंग्लिश के जो शब्द हैं वो तो अंग्रेजी में रहते हैं, लेकिन ध्वनि की प्रक्रिया और व्याकरण है वो चीनी भाषा का ही होता है। ये भाषा संप्रेषण संबंधी जो मोटे तौर पर प्रारंभिक तौर पर जो संप्रेषण की आवश्यकता होती है, यथा चीज़ का भाव तोल करना, कुछ खरीदना, कुछ ले लेना, बेचना आदि तो सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन इसमें दर्शन, विज्ञान या साहित्य की रचना संभव नहीं हो सकती है। उपयुक्त चर्चाओं से ये स्पष्ट है कि भाषा का उद्देश्य केवल अभिव्यंजना ही नहीं, गोपन भी होता है। अर्थात कुछ बातें छुपाई जाती हैं और कुछ बातें प्रकट भी की जाती हैं। भौगोलिक और व्यक्तिक और व्यावसायिक दृष्टियों से भाषा के अनेक रूप होते हैं और उपयुक्त भेदों में अन्य बहुत सारे भेद भी समाहित होते हैं, जैसे भाषा को प्रांतीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि भी हम कह देते हैं। तो भाषाओं के संबंध में एक मौलिक तथ्य है कि न कोई भाषा सरल होती है, न कठिन होती है, न अच्छी होती है, न बुरी होती है। सरलता और कठिनता का प्रश्न, अच्छाई बुराई का प्रश्न अभ्यास और संस्कार से संबंध होता है। अर्थात मुझे अपनी मातृभाषा सरल लगती है, लेकिन उससे इतर जो होगी वो भाषा कठिन लगेगी। अर्थात जिसकी जो प्रयोग में या मातृभाषा है वो आसान लगती है, सरल लगती है, ये एक शाश्वत सत्य है। तो भाषा के जो इन विभिन्न रूपों का हमने अध्ययन किया है वो इस रूप में आता है कि भाषा अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है, और लेकिन भाषा का सतत विकास है वो उसकी एक विकासमान प्रक्रिया के अंतर होता है, चलता रहता है। वो एक अविरल बहने वाली भाषा है, अविरल चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न रूपों का निर्माण करती है। आज तकनीकी के युग में अनेक तकनीकी भाषाओं का या अनेक शब्दावलियों का ग्रहण करना भी आवश्यक हो गया है। तो विद्यार्थियों, निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि ये सृष्टि का अपरिहार्य क्रम है। जैसे नदी की धारा कभी नहीं रुकती है, सदा आगे ही बढ़ती रहती है, वैसे भाषा का प्रवाह भी कभी नहीं रुकता है, वह निरंतर चलता रहता है। धन्यवाद।